आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सवाल किया है कि मोदी सरकार अमेरिका की ओर से भारत पर लगाए जाने वाले टैरिफ के मुद्दे पर क्या करने जा रही है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से भारत पर 26% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए जाने का मुद्दा आज गुरुवार को लोकसभा में उठाते हुए कहा कि हमारे एक मित्र देश ने अचानक हम पर 26% टैरिफ लगाने का फैसला किया, जो भारतीय अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से तबाह कर देगा। इस दौरान राहुल गांधी ने भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि एक बार किसी ने इंदिरा गांधी से पूछा था कि विदेश नीति के मामले में आप बाईं ओर झुकेंगी या दाईं ओर। इंदिरा जी ने जवाब दिया था कि मैं बाईं या दाईं तरफ नहीं झुकूंगी, मैं सीधी खड़ी रहूंगी। मैं भारतीय हूं और मैं सीधी खड़ी रहूंगी। राहुल गांधी ने आगे बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधते हुए कहा कि वहीं बीजेपी और आरएसएस का अलग सिद्धांत है। ये कहते हैं कि हम सामने वाले हर विदेशी के आगे नतमस्तक हो जाएंगे। ये उनकी संस्कृति और इतिहास में है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को दावा किया कि चीन ने भारत के 4000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने ट्रंप टैरिफ और इस मुद्दे को लेकर सरकार से जवाब मांगा। लोकसभा में शून्यकाल के दौरान बोलते हुए गांधी ने भारत और चीन द्वारा राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के जश्न को लेकर सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि चीन हमारे 4000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर बैठा है। कुछ समय पहले मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि हमारे विदेश सचिव विक्रम मिस्री चीनी राजदूत के साथ केक काट रहे थे। सवाल यह है कि चीन द्वारा कब्जाए गए 4000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का वास्तव में क्या हो रहा है। वहीं भाजपा ने गांधी की टिप्पणी पर पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा के शासन में चीन को 1 इंच भी जमीन नहीं दी गई और कांग्रेस के शासन में ही चीन ने भारतीय क्षेत्र पर कब्जा किया। भाजपा ने यह भी कहा कि यह देश का सौभाग्य है कि इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिनके सामने दुनिया झुकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से लगाए गए टैरिफ पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कल रात अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपने देश के हित में फैसला लिया और आज मैं ब्रिटेन के हित में फैसला लूंगा। आने वाले दिनों और हफ्तों में हम जो भी फैसला लेंगे वह सिर्फ और सिर्फ हमारे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, बिजनेस और कामकाजी लोगों के हित में होगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि यह साफ है कि अमेरिका के इस फैसले का असर हमारी और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, लेकिन मैं साफ कहना चाहता हूं कि हम इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हमारी सबसे बड़ी ताकत है कि हम हर स्थिति में शांति और समझदारी से काम लेते हैं। कीयर स्टारमर ने यह भी कहा कि ट्रेड वॉर कोई जीतता नहीं है और यह हमारे हित में नहीं है। उन्होंने बताया कि वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ कोई भी समझौता तभी करेंगे जब वह ब्रिटेन के लिए फायदेमंद होगा। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को राज्यसभा में भी वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया। इस पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि जब हम ये वक्फ संशोधन बिल लेकर आए, उससे पहले हमारे अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने व्यापक रूप से देश भर में जितने स्टेक होल्डर्स हैं सबसे बातचीत करने के बाद ये बिल तैयार करके हमने सदन में पेश किया। उन्होंने बताया कि इस विधेयक को सदन में पेश किए जाने से पहले इसे लेकर राज्य सरकारों से, राज्यों के अल्पसंख्यक कमीशन से, वक्फ बोर्ड और वहां के अधिकारियों और धार्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों से बातचीत की गई। फिर संयुक्त संसदीय समिति का गठन हुआ और इस जेपीसी ने जो काम किया है, इससे अधिक इतना लंबा और इतना व्यापक काम आज तक नहीं हुआ। रिजिजू ने कहा कि कुल मिलाकर 284 संगठन, अलग अलग क्षेत्र के लोगों ने इस पर अपनी बातें रखी, ज्ञापन सौंपा। इस पर 1 करोड़ से अधिक लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। किसी बिल की सदन में चर्चा से पहले 1 करोड़ से अधिक सुझाव मिलना अपने आप में ऐतिहासिक है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को वक्फ बोर्ड पर भूमि अतिक्रमण का आरोप लगाते हुए तीखा हमला किया और कहा कि सार्वजनिक और ऐतिहासिक स्थलों पर इसके मनमाने दावों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पीटीआई के मुताबिक प्रयागराज में एक सभा में बोलते हुए आदित्यनाथ ने कहा कि वक्फ बोर्ड शहरों में भूमि पर निराधार दावे करता रहा है। यहाँ तक कि कुंभ मेले की तैयारियों के दौरान भी उन्होंने घोषणा की कि आयोजन की भूमि उनकी है। हमें पूछना पड़ा कि क्या वक्फ बोर्ड भूमाफिया बन गया है। सीएम योगी ने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार के तहत इस तरह के अतिक्रमण हटा दिए गए हैं और माफियाओं को उत्तर प्रदेश से बाहर कर दिया गया है।
उन्होंने आगे कहा कि हम प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के आभारी हैं कि उन्होंने लोकसभा में इस महत्वपूर्ण अधिनियम को पारित करके वक्फ बोर्ड की मनमानी पर लगाम लगाई है। ओडिशा विधानसभा में बुधवार की पूरी रात कार्यवाही चली। आज सुबह 4:29 पर ओडिशा विधानसभा में विश्वविद्यालय संशोधन बिल 2024 पारित हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विधानसभा की कार्यवाही करीब 12 घंटे तक चली और इस कार्यवाही में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने हिस्सा लिया। वहीं बिल पारित होने के कुछ समय बाद ही 17वीं ओडिशा विधानसभा का बजट सत्र अपने निर्धारित समापन से 3 दिन पहले अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। बता दें कि विधानसभा का कार्य बुधवार सुबह 10:30 बजे शुरू हुआ था, जो गुरुवार सुबह 7 बजे तक बिना किसी रुकावट के चलता रहा। विधानसभा में काम करने का नियम रात 9 बजे तक है, लेकिन बुधवार को इसमें कुछ बदलाव किए गए, जिसकी वजह से गुरुवार सुबह 7 बजे तक विधानसभा में कार्यवाही चली। ओडिशा विधानसभा में बिल पारित होने के बाद उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज ने चर्चा में भाग लेने के लिए विधानसभा के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया। बुधवार 2 अप्रैल को विपक्ष के भारी हंगामे के बीच लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पास कर दिया गया। इस विधेयक को लेकर विपक्षी दलों ने कड़ा विरोध जताया और सरकार पर तीखे सवाल उठाए। इस बीच कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए 26% टैरिफ को लेकर तंज कसते हुए लिखा कि माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप कल रात भारत पर 26% टैरिफ लगा रहे थे, इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी रात के 2 बजे तक संसद चला रहे थे। कांग्रेस नेता ने कहा कि जरूरी मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए सरकार को फिर से मुसलमानों के नाम का सहारा लेना पड़ा। इमरान प्रतापगढ़ी ने संसद के बाहर भी पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि कल रात 2 बजे तक सरकार ने लोकसभा में वक्फ विधेयक को आगे बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन उसी समय भारत पर 26% टैरिफ की बढ़ोतरी कर दी गई। देश और उसके लोगों को यह समझने की जरूरत है कि मोदी सरकार किस तरह मुसलमानों को भटकाने के लिए उनका इस्तेमाल कर रही है। ना तो मोदी जी और ना ही उनकी कैबिनेट इस टैरिफ के मुद्दे पर कुछ कह रही है और हमने सुना है कि मोदी जी पहले ही थाईलैंड के लिए रवाना हो चुके हैं। कांग्रेस की राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी ने गुरुवार को वक्फ संशोधन विधेयक को संविधान पर बेशर्म हमला करार देते हुए कहा कि यह समाज को स्थायी ध्रुवीकरण की स्थिति में रखने की भाजपा की रणनीति का हिस्सा है। आपको बता दें कि लोकसभा द्वारा वक्फ विधेयक पारित किए जाने के बाद इसे आज राज्यसभा में पेश किया गया। इस बीच सोनिया गांधी ने कहा कि इस विधेयक को निचले सदन में बुलडोजर से पारित कर दिया गया। लोकसभा में वक्फ विधेयक पारित होने पर कड़ी आपत्ति जताते हुए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन ने गुरुवार को कहा कि उनकी पार्टी इस विधेयक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर करेगी। पीटीआई के मुताबिक विधेयक पारित होने के विरोध में काली पट्टी बांधकर विधानसभा पहुंचे सीएम ने कहा कि भारत में बहुसंख्यक दलों के विरोध के बावजूद कुछ सहयोगियों के कहने पर रात 2 बजे संशोधन को अपनाना संविधान की संरचना पर हमला है। मुख्यमंत्री ने सदन को बताया कि यह धार्मिक सद्भाव को बिगाड़ने वाला कृत्य है और इसे उजागर करने के लिए हम आज विधानसभा की कार्यवाही में काली पट्टी बांधकर भाग ले रहे हैं। बुधवार को लोकसभा में वक्फ बिल पास होने पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने समाचार एजेंसी एएनआई को बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम लोगों को कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि जेडीयू और टीडीपी इस बिल का विरोध करेंगे, क्योंकि इन दोनों राजनीतिक दलों को उनके राज्यों में मुसलमानों ने काफी सहयोग दिया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन दोनों दलों ने इस बिल का विरोध नहीं किया। इससे मुसलमानों में बड़े पैमाने पर मायूसी पैदा हुई है। मौलाना खालिद ने बताया कि अगर वक्फ संशोधन बिल राज्यसभा में पास हो गया तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस बिल को अदालत में चुनौती देगा। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि इस बिल में जो संवैधानिक कमियां हैं उसकी बुनियाद पर हमें अदालत से राहत और इंसाफ मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कोलकाता हाई कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा जिसमें साल 2016 में पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग की ओर से की गई 25,000 शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया था।
बता दें कि कोलकाता हाई कोर्ट ने नियुक्तियों को रद्द करने का फैसला इसलिए लिया था क्योंकि इन भर्तियों में धोखाधड़ी और ओएमआर शीट्स में हेराफेरी की गई थी। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराने के साथ साथ इसमें कुछ बदलाव भी किए। कोर्ट ने कहा कि भर्ती की पूरी प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई है, जिससे विश्वसनीयता खत्म हो गई है। ऐसे उम्मीदवार जिनकी नियुक्ति में धांधली हुई उन्हें हटाया जाना चाहिए, क्योंकि ये भर्ती प्रक्रिया धोखाधड़ी पर आधारित थी। साथ ही कोलकाता हाईकोर्ट के उस फैसले को बदल दिया है जिसमें कहा गया था कि गड़बड़ी से भर्ती हुए उम्मीदवारों को अब तक मिला वेतन वापस करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्हें अब तक मिला वेतन वापस नहीं करना होगा और इसके साथ ही अदालत ने यह भी आदेश दिया कि नई भर्ती की प्रक्रिया 3 महीने के अंदर पूरी होनी चाहिए और जो उम्मीदवार इस घोटाले में शामिल नहीं थे उन्हें नई भर्ती प्रक्रिया में कुछ रियायत दी जा सकती है। अमेरिका की ओर से लगाए गए टैरिफ को यूरोपीय संघ के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा झटका बताया है। उन्होंने कहा कि यह साफ है कि इसके गंभीर परिणाम होंगे। वैश्विक अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचेगा, अनिश्चितता बढ़ेगी और लाखों लोगों को इसका नुकसान झेलना पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि टैरिफ का असर तुरंत दिखेगा और टैरिफ से खासकर कमजोर वर्ग को नुकसान होगा। अपने बयान के अंत में डेर लेयन ने यूरोप की एकजुटता पर जोर दिया और कहा कि हम सब यानी यूरोपीय देश इसमें एक साथ खड़े हैं। अगर आप हम में से किसी एक को निशाना बनाते हैं तो आप हम सभी को चुनौती दे रहे हैं। हमारी एकता ही हमारी ताकत है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.